in last meeting, right? तो एडियाबेटिक प्रोसेस हमने जब डिस्कस करा था तो हमने आपसे कहा था कि एडियाबेटिक प्रोसेसेस आर दोज इन विच द exchange of heat will be zero between the system and the there will मैंने आपको बोला दूसरा पॉइंट कि सर उस केस में मैंने कुछ कुछ चीजें बताई थी कि हाउ विल यू कैलकुलेट द वर्क डन इन दैट प्रोसेस। उसमें मैंने आपको एक स्लोप का भी फॉर्मूला बताया था, इफ यू कैन रिमेंबर। तो मैंने कहा स्लोप का जो फॉर्मूला होगा दैट वुड बी माइनस ऑफ गामा टाइम्स पी बाई वी। एंड इफ यू रिकलेक्ट इफ तो यू विल फाइंड that gamma was the adiabatic constant which is also called as Cp by Cv। gamma Cp by Cv भी होता है ना, आपने सुना है gamma is Cp by Cv, ठीक है, you might have heard about it। तो देखो अगर मैंने कर्व ड्रॉ किया, इफ आई ड्रॉ पीवी डायग्राम, और पीवी डायग्राम मैंने ड्रॉ किया फॉर द एडियाबेटिक प्रोसेस, तो एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए जो पीवी डायग्राम होता है फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस, adiabatic process, and for isothermal process, if you take the isothermal process and you draw the same PV diagram for isothermal process, तो isothermal process के लिए जो PV diagram होता है, अगर आप देखेंगे तो दोनों रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होते हैं। ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए हमने पीवी डायग्राम ड्रॉ किया, तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए भी पीवी डायग्राम वैसा ही आया जैसे एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए पीवी डायग्राम आया है। तो दोनों जो प्रोसेसेस हैं उसमें जो डायग्राम है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक है। बट एक चीज हमने देखा है कि इसमें जो स्लोप था विच वाज tan थीटा, तो tan थीटा वाज इक्वल टू माइनस ऑफ गामा टाइम्स ऑफ पी बाई वी, और यहाँ पर जो स्लोप है विच इज tan थीटा इज इक्वल टू पी बाई वी। अब इस प्रकार के सवाल तुम्हें पूछे जा सकते हैं नीट में, बात समझना। जी बच्चा, अब देखिए, तो इन दोनों में स्लोप का डिफरेंस है, एक में स्लोप गामा टाइम्स ऑफ पी बाई वी एंड इन अदर वन द स्लोप इज पी बाई वी। तो अब ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्लोप आप कैसे समझेंगे कि देखो, बिकॉज दोनों का इंडिकेटर डायग्राम इज हैविंग द सेम शेप दैट इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, तो हाउ विल यू अंडरस्टैंड कि विच ऑफ द स्लोप इज रिप्रेजेंटिंग विच प्रोसेस एंड द टू स्लोप्स आर गिवन टू यू। आपसे समझ में आएगा कि दो स्लोप्स में से कौन सा एडियाबेटिक को रिप्रेजेंट कर रहा है और कौन सा आइसोथर्मल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसके लिए आप इस बात को समझें जो मैं आपको बता रहा हूँ, और ऐसे सवाल आपको डायरेक्ट पूछे जाएंगे, नीट में डायरेक्ट आता है कि भाई आइडेंटिफाई द एडियाबेटिक प्रोसेस, आइडेंटिफाई द आइसोबारिक प्रोसेस, आइडेंटिफाई द आइसोकोरिक प्रोसेस, ये डायरेक्ट आ जाएगा। तो मैं आइसोथर्मल और एडियाबेटिक को आइडेंटिफाई करवा रहा हूँ आपको। पहला केस ड्यूरिंग कंप्रेशन, कंप्रेशन का अगर केस हो और उसमें आइसोथर्मल और एडियाबेटिक को हमें आइडेंटिफाई करना हो तो कंप्रेशन, ओहो, कंप्रेशन, कंप्रेशन का केस, तो कंप्रेशन केस में क्या होएगा सर? कंप्रेशन का केस मतलब आपको मैंने दो इंडिकेटर डायग्राम बना दिया साथ साथ ऐसे, ये एक इंडिकेटर डायग्राम, ये दूसरा इंडिकेटर डायग्राम, दीज आर टू इंडिकेटर डायग्राम्स दैट आई एम ड्राइंग हियर, ठीक है। ये दो इंडिकेटर डायग्राम मैंने ड्रॉ किया है और ये दोनों केस मैं कंप्रेशन के लिए शो कर रहा हूँ। लेट मी कॉल दिस एज वन, लेट मी कॉल दिस एज टू। दीज आर टू डायग्राम्स। अगर आप देखेंगे तो ये बोथ आर इंडिकेटर डायग्राम। तो आप इसमें कैसे समझेंगे कि अगर मैं आपसे कहूं कि इफ वन ऑफ द टू इज रिप्रेजेंटिंग एडियाबेटिक प्रोसेस and the another is representing isothermal process, so which is representing adiabatic and which is representing isothermal, so that we have to understand। तो सबसे पहली बात कि अगर हमने गैस को कंप्रेस करा है, गैस को अगर हमने कंप्रेस करा है तो ये ग्राफ से क्लियर है कि ये जो हमारा फर्स्ट वाला प्रोसेस है, ये फर्स्ट किसको रिप्रेजेंट करेगा? एडियाबेटिक। और सेकंड वाला जो प्रोसेस को रिप्रेजेंट करेगा आइसोथर्मल को। क्यों करेगा बात समझेंगे अभी। ये एडियाबेटिक प्रोसेस है और ये वाला जो प्रोसेस है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है?
आइसोथर्मल को। वाई? तो हमें मालूम है कि एडियाबेटिक का जो स्लोप होता है दैट इज गामा टाइम्स ऑफ द स्लोप ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, गामा टाइम्स ऑफ स्लोप ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। इफ यू चेक ऑन यू विल ऑब्जर्व दैट कि ये ऐसे है और ये ऐसे है। स्लोप चेक करो तो स्लोप ड्रॉ द टेंजेंट एट दिस पॉइंट देखो, और इसमें हम टेंजेंट एज करें एंगल, तो अगर हम दोनों एंगल को कंपेयर थीटा 1 तो अनडाउटेडली थीटा 1 इज ग्रेटर देन थीटा 2। इज इट करेक्ट? अनडाउटेडली आई कैन से दैट कि थीटा 1 किससे बड़ा है? थीटा 2 से बड़ा है। तो थीटा 1 थीटा 2 से बड़ा, इसका मतलब है कि ये इसका स्लोप इसके स्लोप से ज्यादा बड़ा है। तो इसका स्लोप अगर इसके स्लोप से ज्यादा बड़ा है, इसका मतलब है कि दिस प्रोसेस शुड रिप्रेजेंट एडियाबेटिक एंड दिस प्रोसेस शुड रिप्रेजेंट आइसोथर्मल। इज इट टू बोथ ऑफ यू? ऊपर वाला जो प्रोसेस है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? एडियाबेटिक। और नीचे वाला प्रोसेस किसको रिप्रेजेंट करेगा? आइसोथर्मल। अरे भाई बात समझ में आ गई? अगर मैं इसमें ओके इसमें अगर मैं वर्क का कंपैरिजन करूं, मैं कह सकता हूं वर्क डन ड्यूरिंग द आइसोथर्मल इज ग्रेटर देन सॉरी 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 वर्क डन इन ड्यूरिंग द आइडियाबेटिक प्रोसेस, वर्क डन ड्यूरिंग प्रोसेस इज ग्रेटर देन वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। पहला रिलेशन हम ये कह सकते हैं। दूसरा रिलेशन पी एडियाबेटिक इज ग्रेटर देन पी आइसोथर्मल। पी मतलब प्रेशर। और तीसरा पॉइंट हम कह सकते हैं टेम्परेचर जो होगा एडियाबेटिक वो ग्रेटर होगा टेम्परेचर ऑफ आइसोथर्मल। ये कंप्रेशन के केस में। और इसी में अगर एक्सपेंशन का केस हो, दूसरा एक्सपेंशन, ये अगर एक्सपेंशन का केस हो, तो एक्सपेंशन के केस में हम क्या करेंगे? एक्सपेंशन के केस में, तो एक्सपेंशन के केस में अगर मान लो कि ये ऐसे कर्व्स गिवन है, ये ऐसे और ये ऐसे, ठीक है, ये ऐसे कर्व्स गिवन है एक्सपेंशन, और ये आपका ये 1 ये आपका 2, ठीक है, ये 1 ये 2 है ना। तो अगर 1 और 2 ये पीवी इंडिकेटर डायग्राम, अब इसमें पूछा जाए कि विच ऑफ द टू इज रिप्रेजेंटिंग द आइसोथर्मल एंड विच इज रिप्रेजेंटिंग द एडियाबेटिक। दो एक्सपेंशन के कर्व मैंने दिखाए हैं, इसमें कौन सा आइसोथर्मल कौन सा एडियाबेटिक तुम बता सकते हो? कुछ आइडिया लगा सकते हो? सुनो, 1 वाला जो है वो आइसोथर्मल है, और 2 वाला कैसा होगा? तो 2 वाला जो होगा वो एडियाबेटिक होएगा। ठीक है, इसका मतलब इस केस में जो वर्क डन आइसोथर्मल का होता है दैट इज ग्रेटर देन, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इस केस में जो होता है दैट इज पी आइसोथर्मल ग्रेटर। और तीसरा पॉइंट जो इसमें होता है टी आइसोथर्मल इज ग्रेटर। डिफरेंट, ये हमारा दोनों प्रोसेस कंप्रेशन और एक्सपेंशन में, दिस इज हाउ वी विल आइडेंटिफाई विच ऑफ द टू प्रेजेंट विच प्रोसेस। इसको एज इट इज नोट कर। तो अब मैं सवालों पे आऊंगा भाई। ये आप एज इट इज नोट कर लीजिए कि भाई कौन सा प्रोसेस, क्योंकि ये डायरेक्टली भी आपको सवाल बनते हैं नीट में, तो कौन सा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये आप नोट कर लीजिए। तो मैं आप क्वेश्चंस पे आना शुरू करता हूँ। ओके दमन, ठीक है। इफ इट इज डन देन लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग फ्यू क्वेश्चंस। वी विल सॉल्व फ्यू क्वेश्चंस। उसके बाद हम एक आध साइक्लिक प्रोसेस पे बात करेंगे, इफिशियंसी पे बात करेंगे। जल्दी निपटाते हैं आज, इसको खत्म करते हैं। तो देखिए, हमें क्वेश्चन गिवन है कि भाई एक सिलेंडर है एंड इन अ सिलेंडर 2 moles of an ideal gas monoatomic gas is initially, देखो n is equal to 2। मैं क्वेश्चन लिखवा नहीं रहा हूँ, सिंपली सुन लो क्या डेटा गिवन है। 2 moles, और कैसा गैस है ये? मोनो एटॉमिक गैस। 2 moles of मोनो गैस। 2 मोल है, किसके 2 मोल है? मोनो एटॉमिक गैस के 2 मोल्स है ना। 10⁶ पास्कल। और इनिशियल टेम्परेचर आपको गिवन है 300 केल्विन। ये आपको इनिशियल स्टेट गिवन है। अब आपसे कहता है अब आपसे कहता है कि हमने क्या किया, हमने इसको एक्सपैंड कराया, और इसको एक्सपैंड कराया, इसका एक्सपेंशन हो रहा है टिल इट्स वॉल्यूम बिकम्स डबल। मतलब फाइनल वॉल्यूम विल बिकम ट्वाइस ऑफ इनिशियल वॉल्यूम। ये एक्सपेंशन हमने कराया है। आपको वर्क डन निकालना है। वर्क डन फाइंड वर्क डन द प्रोसेसेस
process, find the work done if the process is, अगर वो प्रोसेस, पहला केस हम मान ले कि आइसोथर्मल है तो उस केस में व्हाट विल बी द वर्क डन। अगर दूसरा केस हम मान ले कि ये एडियाबैटिक है तो वर्क डन कितना होगा, और तीसरा केस हम मान ले आइसोकोरिक है तो वर्क डन कितना होगा। दीज आर थ्री डिफरेंट प्रोसेस दैट वी आर टेकिंग इन विच वी यू हैव टू फाइंड द वर्क डन। अब आप फिर से सुनो, डेटा वही यूज करना है आपको। आपको तीन अलग अलग केसेस अज्यूम करने हैं और तीनों अलग अलग केसेस में यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वर्क डन। ठीक है, आपको वर्क डन की वैल्यू निकालनी है, तीनों अलग वर्क डन की क्या, तो यू हैव टू फाइंड, राइट, तीनों में आपको वर्क डन निकालना है। तीनों का फॉर्मूला, तीनों में वर्क डन निकालेंगे। आपको सिर्फ इतना कहा गया है कि ये जो वर्क डन है वो, उसमें आपसे ये कहा गया कि गैस तब तक एक्सपैंड हो रही है जब तक इसकी जो वैल्यू है वो कितनी नहीं हो जाती, तो इसकी वैल्यू डबल नहीं हो जाती। वॉल्यूम कितना हो जाएगा, इसमें वैल्यू डबल जाएगी, करेक्ट। इसमें एक इन्फॉर्मेशन मैं दे देता हूँ कि log 2 आएगा आपको पूरे सिचुएशन में, log 2 की वैल्यू आप 0.3 यूज करेंगे। ठीक है, टेक log 2 इज इक्वल टू 0.3, सॉल्व करो। देखिए सर, वन बाय वन अपन काम करते हैं। पहला केस आइसोथर्मल है। आइसोथर्मल के केस में वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, 2.303, याद करो यार, एनआरटी, और ये लॉग लॉग ये कितना, बेस 10, राइट, v2 अपॉन v1, यही तो फॉर्मूला लिखा था। जस्ट यू हैव टू रिमेंबर द फॉर्मूला, यू हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला। फॉर्मूला याद रखो और अप्लाई करो। भाई अगर फॉर्मूला याद है तो ये फॉर्मूला होता है वर्क डन का, तो वर्क डन में वैल्यूज रखेंगे कैसे, इन मतलब नंबर ऑफ मोल्स बेटे कितना है 2, आर का मतलब कितना है बेटा 8.31, लॉग बेस ऑफ 10, लॉग बेस ऑफ 10 में मैं क्या लिखूंगा, ट्वाइस ऑफ इनिशियल वॉल्यूम अपॉन फाइनल वॉल्यूम, बी से बी कैंसिल हो जाएगा तो ये log ऑफ 2 आ जाएगा। इसका मतलब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या रखोगे, मैंने बोला है log 2 को 0.3 लेना है आपने, तो ये 8.31 विच इज गैस कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय 0.3, इसको सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व करके जो भी विल बी द आंसर फॉर द वर्क इन द फर्स्ट केस। दूसरे केस में आपसे क्या कहता है, वर्क डन इफ द प्रोसेस इज एडियाबैटिक। अगर हम इस प्रोसेस को एडियाबैटिक मान लें तो उस केस का वर्क डन कितना आएगा, तो वर्क डन का फॉर्मूला एडियाबैटिक में होता है T1 माइनस T2 NR डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1 इज CP बाई CV। यहाँ पर हम this is monoatomic, बस this gas is monoatomic gas। गामा की जो वैल्यू आएगी बेटा यहाँ पर वो आएगी 5/3, है ना, गामा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 5/3। मोनोएटॉमिक गैस के लिए CP लिखो, मोनोएटॉमिक गैस के लिए CV लिखो, तो उसके बाद उनको आपस में डिवाइड कर दो। यहाँ पर देखो एक बात तो क्लियर है सर कि आपको ये भाई सुन पा रहे हो, एक बात क्लियर है आपको, यहाँ पर एन पता है, आर पता है, गामा पता है, T1 पता है, बट T2 नहीं पता आपको। If you look on this, you will find that you don't know the value of T2। आपको T2 की वैल्यू इसमें नहीं पता, मतलब जो सेकंड टेम्परेचर है, डोंट नो द सेकंड टेम्परेचर एंड यू हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ सेकंड टेम्परेचर। ठीक है, अगर आपने यहाँ तक नोट कर लिया तो मैं इसको इरेज करूं ताकि मुझे स्क्रीन पे स्पेस मिले, मैं आगे लिख सकूं। नोट कर लिया तो प्लीज इन्फॉर्म मी। डन। तो इधर देख,
अब देखिए यहाँ पर गामा इज इक्वल टू 5/3, हमें T2 की वैल्यू निकालनी है। तो T2 की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, बिकॉज T2 इज नॉट गिवन टू मी, राइट। तो T2 अगर मुझे गिवन नहीं है तो टू फाइंड T2 आई विल बी यूजिंग दिस फॉर्मूला, और ये सब आपको बता दिया है मैंने। T1 V1 टू द पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू T2 V2 टू द पावर गामा माइनस 1। इक्वेशन ऑफ स्टेट में मैंने ये लिखवाया था आपको, ये मेथड सिखाया था आपको फॉर्मूला लिखने का। तो T2 की वैल्यू कितनी होगी, T1 into V1 upon V2 to the whole पे power gamma minus of 1, that is T1 multiplied by V1 हमारा कितना है V, और V2 कितना है हमारा twice of V, multiplied by gamma, gamma की वैल्यू मैंने बोला 5/3 minus of 1, तो ये V से V कैंसिल हो जाएगा। तो T2 की वैल्यू कितनी आएगी 300 into 1/2। 5/3 को अगर सॉल्व करोगे तो 5/3 will come out to be 2/3, इसको सॉल्व करोगे तो इट विल कम आउट टू बी 2/3, राइट। अब 1/2 टू द पावर 2/3 करोगे और फिर 300 से मल्टीप्लाई करोगे। तो ये जो टोटल वैल्यू आएगी दैट यू विल गेट एज 189 केल्विन। अब जब ये आपको T2 पता चल गया तो T1 की वैल्यू, T2 की वैल्यू, गामा की वैल्यू, N की वैल्यू, R की वैल्यू, सारी वैल्यूज यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो तो फाइनली यू विल गेट द वर्क डन। इज इट सो, इज इट करेक्ट? सर लिख लिया सर। ओके, तो आई गेस यू हैव अंडरस्टूड द हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वर्क डन इन डिफरेंट केसेस। कि अगर मुझे वर्क निकालना हो तो हम कैसे सोचेंगे, है ना। दिस इज हाउ वी फाइंड द वर्क डन इन डिफरेंट केसेस। अब मैं आपको और आगे की बातें सिखा रहा हूँ, अब मेरी बात सुनिए। ये तो हमने वर्क डन निकाला, ये हमारा जो प्रोसेस था उस प्रोसेस में हमने वर्क डन निकाला, है ना। ठीक है, अब इसी में थोड़ी थोड़ी और आगे की बात हम करते चलेंगे। ठीक है, तो उससे पहले थोड़ी और बातें मैं करूं, और क्वेश्चन कर लो ताकि थोड़ा सा आपको क्लैरिटी आ जाए, तो हम और आगे धीरे धीरे चलेंगे। देखिए एक क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका थर्मोडायनेमिक्स का नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैं इरेज कर रहा हूँ और दूसरा सवाल सुने आप। देखिए मैं एक और क्वेश्चन पे आता हूँ, सवाल सुनिए समझिएगा। कैलकुलेट द इंक्रीजिंग calculate the increase in internal energy, like calculate the increase in internal energy of 1 kilogram of water at 100 degrees centigrade when it is converted into a steam at the same temperature and at 1 atm। ठीक है, the density of water in the steam are 1000 kg per meter cube and 0.6 kg per meter respectively। the latent heat of vaporization। आप एक क्वेश्चन लिखे हैं, इस क्वेश्चन को लिखे हैं आप। कैलकुलेट, जो मैं क्वेश्चन आपसे बता रहा हूँ ये क्वेश्चन लिखे हैं। कैलकुलेट द एनर्जी, कैलकुलेट द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, सॉरी, कैलकुलेट द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, कैलकुलेट द इंक्रीज इन internal of 1 kilogram of water at 100 degree centigrade, of 1 kilogram of water at 100 degree centigrade when it is converted into a steam at the same temperature and at 1 atm pressure, है ना। atm जो है दिस इज द यूनिट ऑफ प्रेशर, राइट। और इसमें ब्रैकेट में आपको दे रखा है 100 किलो पास्कल। इसका मतलब है कि यू हैव टू यूज
PMA is 100 kilopascal. The density of water, मैं क्वेश्चन बाद में एक्सप्लेन करूंगा, पहले आप लिख लें. The density of water and steam are 10 to the power 3 kg per meter cube. ये डेंसिटी ऑफ वाटर होता है. एंड 0.6 kg per meter cube ये आइस का डेंसिटी है. ठीक है. डेंसिटी ऑफ स्टीम एंड वाटर आपको गिवन है. ठीक है. स्टीम और वाटर, सॉरी, आपको बोला है द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर. ये भी लिख लो, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर इज 2.25 into 10 to the power 6 जूल पर केजी. अब मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट करूंगा. ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है? ये क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि कैलकुलेट द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ वाटर. देखो 1 किलोग्राम वाटर, और उसको हमने क्या किया है, हमने उसको कन्वर्ट किया है. वाटर से किस में कन्वर्ट किया है? स्टीम में. So we have converted 1 kilogram of water from its liquid state to its vapor state, which is steam, right? तो आपसे कह रहे हैं कि जब हम वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करेंगे तो उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा. ऑब्वियस सी बात है कि देयर विल बी अ चेंज इन इट्स इंटरनल एनर्जी. तो आपका क्वेश्चन ये है कि व्हाट विल बी द चेंज एंड हाउ मच विल बी द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ वाटर व्हेन इट विल बी कन्वर्टेड फ्रॉम इट्स लिक्विड स्टेट टू द गैसियस स्टेट. बात समझ में आई? जब वो लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में आएगा तो what will be the internal energy का change? What will be the change in the internal energy when it will be converted from its liquid state to the gaseous state? Did you note the question? Can I erase the question part and I can solve the question now? एक बार जल्दी से मुझे बता दे. Can I erase this? Okay हरीश जी. बेटे इस पूरी कहानी का मतलब आप समझ कि आपसे कह रहा है कि पानी था, तो पानी की डेंसिटी ऑफ वाटर 10 to the power 3 kg per meter cube है. जब ये स्टीम बना तो डेंसिटी ऑफ स्टीम इज इक्वल टू 0.6 kg पर मीटर क्यूब है. डेंसिटी में देखो कितना डिफरेंस आ गया जब ये स्टीम बना. तो मुझे एक बात बताओ, और पानी का मास कितना है, कितना वाटर लिया गया है? मास ऑफ वाटर विच इज कन्वर्टेड फ्रॉम इट्स लिक्विड स्टेट टू द गैसियस स्टेट और वेपर स्टेट इज 1 किलोग्राम. अगर तुम बहुत ध्यान से देखोगे, दोनों ध्यान से समझो अगर इस बात को, तो यू विल रियलाइज फैक्ट दैट व्हेन वाटर कन्वर्ट्स इनटू इट स्टीम, then the density is changing, means the volume is changing because the mass cannot change. Mass will always remain conserved, right? Mass तो हमेशा कंजर्व रहेगा. लेकिन अगर हम ये कह रहे हैं कि भाई डेंसिटी चेंज हो गई है, तो डेंसिटी चेंज होने का मतलब ये है कि वॉल्यूम चेंज हुआ है, मास चेंज नहीं हुआ. वॉल्यूम चेंज हुआ है बिकॉज मास इज ऑलवेज कंजर्व्ड विच वॉट एवर बी द प्रोसेस, राइट? तो अगर मास कंजर्व्ड है, वॉल्यूम चेंज हुआ है, तो वॉल्यूम कितना चेंज हुआ है और उस करने में कुछ वर्क हुआ होगा. तो वॉल्यूम को चेंज करने का जो वर्क है वो निकाल लो. तो उस वर्क को निकालने के लिए हम क्या करेंगे? तो पहले तो हम वॉल्यूम लिखें. वॉल्यूम ऑफ वाटर की अगर हम बात करें, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वी स्टैंड्स फॉर वॉल्यूम हियर. तो वॉल्यूम ऑफ वाटर हम क्या लिखेंगे? 1/10 to the power 3. ठीक है. इसी तरह से हम वॉल्यूम ऑफ स्टीम क्या लिखेंगे? तो वॉल्यूम ऑफ स्टीम को हम क्या लिखेंगे? मास अपॉन डेंसिटी 1/0.6. ये बात समझिएगा मैं क्या कर रहा हूँ भाई. डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम होता है ना, तो वॉल्यूम बराबर मास बाई डेंसिटी होगा ना. और मास कितना गिवन है? तो चाहे वो वाटर था तब भी मास 1 किलोग्राम था, और स्टीम बनेगा तब भी मास 1 किलोग्राम ही रहेगा. मास ऑफ वाटर इज इक्वल टू मास ऑफ स्टीम. दिस विल रिमेन एज सेम. ठीक है. तो ये डेंसिटी ऑफ वाटर हो गया, ये डेंसिटी ऑफ स्टीम हो गया. इसका मतलब है, सॉरी, ये वॉल्यूम ऑफ वाटर हो गया, ये वॉल्यूम ऑफ स्टीम हो गया. इसका मतलब है कि वॉल्यूम हैज चेंज्ड, और चूंकि वॉल्यूम चेंज हुआ है तो there is a change in volume. But what is that change? So delta V would be equal to 1/0.6 minus of 1/10 to the power 3. इसको तुम सॉल्व कर लो तो ये अप्रोक्सीमेटली 1.7 मीटर क्यूब आएगा. इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 1.7 मीटर क्यूब आएगा. तो इस वॉल्यूम को चेंज करने में हुआ, and what will be the work done? तो work done can be written P into delta V.
और P इंटू डेल्टा V अगर हम दें तो हमसे बोला गया है कि प्रेशर कितना लेना है आपने 100 किलो पास्कल इंटू 1.7 मीटर क्यूब। ठीक है, इसको अगर सॉल्व करोगे तो एक रिजल्ट आ जाएगा यहाँ से, है ना, वो मुझे नहीं पता, वो आप निकालना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये वर्क डन आ जाएगा। अब हमसे वर्क डन नहीं पूछा था, हमसे उसने क्या पूछा था, इंटरनल एनर्जी का चेंज। तो हमें मालूम है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस ऑफ डेल्टा डब्ल्यू होता है। ठीक है, तो ये डेल्टा यू कितना होगा, तो डेल्टा यू वुड बी इक्वल टू डेल्टा क्यू माइनस ऑफ डेल्टा डब्ल्यू। बट पॉइंट इज कि वर्क डन की तो वैल्यू आप यहाँ से पुट कर दोगे इसमें, वेयर फ्रॉम यू विल गेट द डेल्टा क्यू। तो याद रखो कि जब भी स्टेट चेंज होता है, व्हेनेवर स्टेट चेंजेस, व्हेनेवर स्टेट चेंजेस, heat given is written as m into l। ये पढ़ा होगा ना, latent heat, l stands for latent heat। और इस क्वेश्चन में आपको latent heat given है, latent heat of water आपको इस क्वेश्चन में मेंशन किया गया था, और कितना मेंशन किया गया था, 2.25 into 10 to the power 6 joule per kg। this was the value of latent heat given to you, right? तो q is equal to ml से आपको q निकल आएगा, वर्क डन इस वाले पोर्शन से आप निकाल लोगे जो ऊपर लिखा हुआ है, और दोनों का डिफरेंस ले लोगे, तो विल यू गेट द वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी। इज इट करेक्ट? नहीं समझ आया हो तो पूछो भाई, शर्माओ नहीं बिल्कुल, पक्की बात है एकदम, मैं मान के चल रहा हूँ कि तुम्हें समझ में आ गया है। नोट कर लो जल्दी से। हो गया, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे और कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये बेसिकली, ये आप समझिएगा, यहाँ पर आपको वॉल्यूम एंड प्रेशर, वॉल्यूम गिवन है आपको और यहाँ पर प्रेशर गिवन है। अब इस बात को समझना है जरा सा कायदे से। आपको ये वीपी कर्व है, याद रहे, ये वीपी है, पीवी नहीं है, ये वीपी है। ठीक है, अब आपको ये बोला गया कि ये आपको डायग्राम दिया है और इसमें मैं आपको मैं कोऑर्डिनेट शो करूंगा अभी, आपको देखिएगा ध्यान। ठीक है, यहाँ पर जो ये पॉइंट है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट्स देखिएगा। यहाँ पर आपसे कहता है प्रेशर इज 200 किलो पास्कल, यहाँ पर जो प्रेशर है दैट इज 500 किलो पास्कल, यहाँ पे वो 100 सीसी मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब जो भी कह लो, और ये 250 सीसी। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि 70 हीट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द गैस इन द प्रोसेस, कैलकुलेट द चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। आपको फिर से पूछा गया कि डेल्टा वैल्यू क्या है इफ 70 calorie of heat, 70 calorie of heat is extracted from the system से ले लिया, तो सिस्टम से सर हमने ले लिया, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सिस्टम, हमने सिस्टम से 70 किलो कैलोरी ऑफ निकाल दिया है, तो कैलोरी ऑफ हीट को हमने सिस्टम से निकाला, तो निकाल लिया, तो हीट वैल्यू पॉजिटिव होगी या निगेटिव होगी? भाई अगर मैं सिस्टम को हीट देता हूं तो हीट गिवन टू द सिस्टम पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, पहले तो ये बताओ। इफ द हीट इज गिवन टू द सिस्टम, विल इट बी पॉजिटिव और नेगेटिव? what will be the sign convention for the heat given to the system and heat taken out of the system? क्या हुआ? what will be the sign convention for heat given to a system or heat taken out of the system?
हैव यू अंडरस्टूड द होल क्वेश्चन? कि पहले तो मेरी बात समझ लें कि आप, ये जो क्वेश्चन है इसमें कुछ भी नहीं है, अल्टीमेटली ये पीवी का डायग्राम है। बस करा ये गया है कि आपको वाई एक्सिस पे वी दे दिया इस केस में, और एक्स एक्सिस पे पी दे दिया है। मतलब वाई एक्सिस पे आपको करना है और एक्स एक्सिस पे पी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डजंट मैटर, किसी भी एक्सिस पे कुछ भी रिप्रेजेंट करें, अल्टीमेटली है तो ये पीवी कर्व भी। बात यहाँ पर आपसे कहता है कि सिस्टम कितना हीट निकाल लिया है, तो वी हैव टेकन आउट और एक्सट्रैक्टेड द अमाउंट ऑफ हीट 70 किलो कैलोरी, सॉरी 70 कैलोरी फ्रॉम द सिस्टम। तो बेटा अगर हम किसी सिस्टम से हीट निकाल लें, negative heat extracted taken as negative, heat taken out system will be taken as negative। साइन कन्वेंशन बिल्कुल पहली केस क्लास में मैंने बताया था, when we were discussing the thermodynamics और when we had started discussing the thermodynamics। तो मैंने आपसे कहा था कि जब हम सिस्टम को हीट प्रोवाइड करते हैं तो वो पॉजिटिव होता है, सिस्टम से हीट ले लेते हैं तो वो निगेटिव होता है। इसका मतलब यहाँ पर जो डेल्टा की वैल्यू 20 कैलोरी है, इसको मैं जूल में कन्वर्ट करूंगा, क्योंकि आपकी है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यूनिट सबकी अलग है, तो इसलिए मैं यहाँ पर इसको जूल में कन्वर्ट, -70 मल्टीप्लाइड बाय, और जूल और कैलोरी का रिलेशन ये होता है 4.2, है ना, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल। तो दिस विल बी इक्वल टू -24 जूल, ये आएगा इसका, है ना। ये तो किसकी वैल्यू आई, डेल्टा क्यू की। अब हमें क्या चाहिए, डेल्टा डब्ल्यू। क्यों चाहिए, क्योंकि हमने डेल्टा यू निकालना है। डेल्टा यू अगर हमने निकालना है तो हम ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स यूज कर सकते हैं, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू। हाँ ना बोल। अच्छा, इस लॉ को यूज करने के लिए मैंने डेल्टा क्यू हमें पता है, अगर हम मुझे डन है, वर्क डन, डन की वैल्यू क्या होगी वो निकल आए तो मेरा काम बन जाए, है ना। अगर मुझे वर्क डन निकल आए तो मेरा काम बन जाएगा या नहीं बनेगा? अरे समझ में आ रही है मेरी बात जो मैं कह रहा हूँ आपसे? वर्क डन निकालना है ना सर। वर्क डन कैसे निकालोगे मुझे ये बताओ, कैसे निकालोगे इस कर्व से? ये जो ग्राफ आपको गिवन है, से वर्क डन कैसे निकालोगे? हाउ यू कैलकुलेट द वर्क डन? एरिया, वेरी गुड बेटा, एरिया निकाल लो। अच्छा, मैं ये इससे फर्क नहीं पड़ता कि इस एक्सिस पे प्रेशर है और इस पे वॉल्यूम होता तो भी एरिया यूज करते, और यहाँ पर वॉल्यूम है और यहाँ पर प्रेशर है तो भी एरिया यूज करें। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली कर तो हम वही रहे होंगे ना। मेरी बात सुनो जरा सा, मेरी बात समझो। हमने जो नॉर्मल केस लिया था उसमें हमने कहा था ये पीवी है, ये ग्राफ है, तो हमने कहा था इसके अंदर एरिया ले लो, तो एरिया ले लोगे तो पीवी विल बी इक्वल टू द वर्क डन। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं कि भाई ये वी है और ये पी है, तब भी इसके अंदर जो एरिया होगा दैट एरिया विल स्टिल बी इक्वल टू वर्क डन, क्योंकि अल्टीमेटली अभी भी तो प्रेशर और वॉल्यूम ही मल्टीप्लाई हो रहा होगा, तो ये अभी भी वर्क डन है। क्लियर है? तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि वॉल्यूम एक्सिस को हमने वाई पे ले लिया है या प्रेशर को वाई पे लिया है। एरिया ऑफ पीवी as long as it is PV indicator diagram, PV है जब तक, चाहे P किस पे लिया गया है, V किस पे लिया गया, उससे फर्क नहीं पड़ता। as long as it is PV indicator diagram, हमारा जो वर्क डन है वो एरिया के बराबर होगा। तो यहाँ देखिए वर्क डन हम कैसे लिखेंगे। तो वर्क डन आपने बोला सर एरिया, और एरिया ऑफ दिस कैन बी रिटन एज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। मेरी बात आप शायद समझ रहे हैं। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट अगर हम देखें तो इस केस में हम लिख सकते हैं प्रेशर की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी। तो प्रेशर की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, प्रेशर की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, वॉल्यूम की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो प्रेशर की वैल्यू अगर देखोगे तो 500 और 200, तो ये कितना हो गया 300, बेस तो यही हो गया। हाइट की वैल्यू कितनी होगी, हाइट की वैल्यू कितनी होगी, ये होगी ना हाइट की वैल्यू 250 और ये 150, तो हाइट की वैल्यू कितनी हो जाएगी
सर आप हो मेरे साथ या आप लोग गायब हो चुके हो? सर ये कैलकुलेट करो, करो सर, करो सर, ये कैलकुलेट करके मुझे बताओ। मैं समय दे रहा हूँ आपको, कैलकुलेट कीजिए। इज इट डन? क्या एरिया लिया? सर पहली बात तो ये बताओ मुझे कायदे से, सिंपल सी बात, तुम्हें ये समझ में आ रहा है मैं क्या पढ़ा रहा हूँ? मुझे वर्क निकालना है ना, और इंडिकेटेड डायग्राम के अंडर जो एरिया होती है वो वर्क डन होती है। इस इंडिकेटेड डायग्राम के अंडर में जो एरिया है वो सिर्फ ट्रायंगल की है या पूरी एरिया है? अरे ये ट्रायंगल की एरिया है या पूरी की पूरी एरिया है? सर इंडिकेटेड डायग्राम के अंडर में जो एरिया होती है, मतलब अगर ये इंडिकेटेड डायग्राम है तो इसके अंडर में जो एरिया है वो पूरा होगा ना। तो अगर ये पूरा लिखेंगे तो सिर्फ ट्रायंगल की एरिया तो नहीं होगी ना सर, ये तो पूरी एरिया होगी, तो ये पूरा लेना पड़ेगा ना आपको। तो अगर ये पूरा लोगे तो इट विल फॉर्म अ ट्रापीजियम। इज इट क्लियर? ऐसे आप ऐसे भी सोच सकते हो, आप इसको दो तरीके से सोच सकते हो, या तो आप इसको ट्रायंगल बना के सोचो, ट्रायंगल प्लस रेक्टेंगल ले लो, या आप डायरेक्ट इसको ट्रापीजियम के टर्म्स में ले लो। तो ट्रापीजियम के टर्म्स में अगर लोगे, ठीक है, वैसे भी कर सकते हो, ट्रायंगल प्लस ऑफ रेक्टेंगल। यस दमन, यू आर राइट, ट्रायंगल प्लस ऑफ रेक्टेंगल करके भी सोच सकते हो, या डायरेक्टली ट्रापीजियम ले सकते हो। तो अगर आप ट्रापीजियम के केस में देखोगे तो ट्रापीजियम के लोगे तो ट्रापीजियम का जो एरिया होता है वो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट होता है, ठीक है। और अगर ट्रायंगल प्लस ऑफ रेक्टेंगल लेके सॉल्व करोगे तो भी आई डोंट हैव एनी इशू। अल्टीमेटली हमारी जो एरिया आनी चाहिए वो सेम आनी चाहिए। तो हम यहाँ पर हम ट्रेपेजियम लेके अगर सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाए, तो दिस विल बी इक्वल टू हाफ इनटू 200 is which will be the volume, what, so that will be equal to 100 minus of 250, 100 256। क्यों? क्योंकि ये क्यूबिक सेंटीमीटर में है, तो इसको मीटर क्यूब में हम कन्वर्ट कर रहे हैं। इसको करो 55 जूल आए, तो फिर से 2.5 जूल आएगा सर। अब आपको हीट वर्क पता है, अब दोनों से हम इंटरनल एनर्जी नहीं निकाल सकते? हो गया।
ओके, आज यहीं तक रहने दो, बाकी मैं कल सिखाता हूँ इसमें, बिकॉज आप सिर्फ दो ही हो तो वैसे भी कम सा फील हो रहा है। हाँ, वर्क वर्क डन पूरा हो गया, वर्क डन पूरा हो गया कि ये वर्क डन वुड बी इक्वल टू व्हाट, तो इट इज नथिंग बट द एरिया अंडर द पीवी डायग्राम। तो पीवी डायग्राम से हमने वर्क निकाल दिया, तो वर्क हमें पता चल गया। ठीक है, बाकी चीज मैं कल बात करता हूँ, कल इस पे थोड़ी बात करूंगा, कल बात करता हूँ शायद।